हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटो सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस किस जगह होता है, तो आपको पता है कि वो जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं वहीं पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब ग्रीन पार्ट में ज़्यादातर तो कहाँ पे होता है बेटा? लीफ में होता है। और लीफ में भी किस सेल में? मीजोफिल सेल में। और मीजोफिल सेल में किस ऑर्गेनल के अंदर? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के पास दो पार्ट्स की बात करी गई है यहाँ, एक स्ट्रोमा और दूसरा होता है बेटा मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें ग्रेना, थैलाकोइड, स्ट्रोमा, लैमेला सब आ जाता है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, या सबसे पहले अगर हम मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन के टाइम पर लाइट ट्रैप करी जाती है, लाइट को यूटिलाइज करा जाता है, एटीपी बनाया जाता है और एनएडीपीएच की सिंथेसिस भी करी होती है। दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो बेटा स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है, जिसको आप कार्बन रिएक्शन भी बोलते हो। इस टाइम पर बेटा CO2 को फिक्स कराया जाता है, शुगर का सिंथेसिस होता है और ATP एंड NADPH को यूटिलाइज किया जाता है। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बना था, डार्क रिएक्शन में वो यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पर बेटा ये जो सेल्स बना रखी हैं ये सारी मीजोफिल सेल्स हैं, और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं दीज ऑल आर क्लोरोप्लास्ट। और लाइट इस डायरेक्शन में है, ऊपर से लाइट आ रही है। ठीक है। अब बेटा हमारे पास अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो इतना समझो बेटा कि कोई भी लिविंग सिस्टम ऑप्टिमम कंडीशन पे वर्क करने के लिए बना होता है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है डैमेज करेगा सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा? लाइट को कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे बेटा? लाइट की डायरेक्शन के पैरेलल, या फिर जो लेटरल वॉल है, साइड वाली वॉल है, उसके पैरेलल। ठीक है। लेकिन अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो उस टाइम पे ये सारे के सारे अपने आप को लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या फिर लेटरल वॉल के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेंगे। ठीक है। और अगर ऑप्टिमम इंटेंसिटी आ रही है तो बेटा रैंडम अरेंजमेंट होता है, कभी कोई भी क्लोरोप्लास्ट किसी भी पोजीशन पे, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी एंगल पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था, आपने देखा था दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हो। स्ट्रोमा में एक बेटा थिन मेम्ब्रेनस फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बेटा थैलाकोइड बोलते हो। थैलाकोइड बहुत सारे स्टैक करते हैं तो ग्रेना बनता है। ठीक है। दो ग्रेना के थैलाकोइड्स आपस में स्ट्रोमा लैमेला से जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रोमा है उसके अंदर राइबोसोम्स भी है, स्टार्च ग्रेनुल्स भी हैं और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फोटो पिगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो बेटा अगर आपको कोई लीफ ग्रीन कलर की देखने को मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ही हो। क्लोरोफिल के अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन पिगमेंट्स को आप कैसे सेपरेट करते हो? तो बेटा क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके। ठीक है। जैसे यहाँ पर कौन कौन से पिगमेंट है बेटा? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है एंड ज़ेंथोफिल है। और इन पिगमेंट का कलर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें बेटा क्लोरोफिल ए की, तो इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। किस कलर का होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की तो ये होती है बेटा ऑलिव ग्रीन, या ये ग्रीन येलो, या येलो ग्रीन बोल सकते हो। ठीक है। येलो ग्रीन कलर का होता है। अगर आप बात करो कैरोटीन की तो ये होती है बेटा ऑरेंज रेड कलर टाइप मान लो। ठीक है। या येलो ऑरेंज मान लो इसको, येलो ऑरेंज या ऑरेंज येलो। एंड जो ज़ेंथोफिल होती है वो येलो कलर की होती है। तो ये अलग अलग पिगमेंट्स के कौन से कलर होते हैं वो बात हो गई। उसके बाद जो पिगमेंट्स है उसको दो कैटेगरी में आपने डिवाइड करा है। एक ऐसे पिगमेंट जो बेटा जिसको आप चीफ पिगमेंट बोलते हो, दूसरे पिगमेंट जिसको आप बेटा एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हो। जो चीफ पिगमेंट है उसमें कौन सा पिगमेंट आता है? तो क्लोरोफिल ए इज़ अ चीफ पिगमेंट, मेजर पिगमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ठीक है। बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन आ जाते हैं? क्लोरोफिल बी आ जाएगा, कैरोटीन आ जाएगा, और कौन आ जाएगा बेटा? ज़ेंथोफिल आ जाएगा। ठीक है। ज़ेंथोफिल आ जाएगा। क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, मतलब डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, इसलिए इनको एसेसरी पिगमेंट्स बोला जाता है। अभी जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनका काम क्या है? इनका सिंपल सा काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना और किसको ट्रांसफ़र कर देना? क्लोरोफिल ए को। देखो क्लोरोफिल ए जो है हमारा चीफ पिगमेंट है ना।
और क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स ये हमारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए के पास। और दूसरी चीज़, ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, मतलब कि डैमेज होने से भी बचा लेते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर हम आगे देखें तो TW एंगलमैन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। क्या कि उन्होंने क्या किया बेटा, एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी ली जिसका नाम था स्पायरोगैरा। ठीक है, स्पायरोगैरा ली, और साथ में एक मीडियम ले लिया जो कि एक एक्वेटिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था। मतलब उस ऐसे मीडियम में एक ऐसा फ्लूइड था जिसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ अब क्या करा कि ये जो सेटअप तैयार करा उसमें एक लाइट दी, और लाइट को जब प्रिज्म से पास कराया तो वो अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में टूट गई। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में टूट गई। तो इसका मतलब अलग अलग पार्ट ऑफ क्लेडोफोरा पे अलग अलग वेवलेंथ पड़ रही है। जैसे इस पर्टिकुलर पे बेटा वॉयलेट पड़ रही होगी, यहाँ पे इंडिगो पड़ रही है, यहाँ पे ब्लू पड़ रही है, यहाँ पर ग्रीन है बेटा, यहाँ येलो हो रही होगी, यहाँ ऑरेंज है, और यहाँ पर क्या है बेटा, रेड। ठीक है। तो अलग अलग पार्ट ऑफ द फिलामेंटस एल्गी पे अलग अलग पिगमेंट की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है। ठीक है। अब ये ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करा होगा, फोटोसिंथेसिस करा होगा तो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, और पानी में है इसलिए बेटा बबल्स की फॉर्म में निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया इस मीडियम में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ मूव करना चालू करेंगे। तो देखने को क्या मिला कि ज़्यादातर बैक्टीरिया किस रीजन में ग्रो हुए हैं बेटा, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो दो रीजन में देखने को मिले हैं, एक ब्लू रीजन में और दूसरा रेड रीजन में। ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक्यूमुलेट हुए हैं कहाँ पर, मेनली इन द रीजन ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट। जहाँ ब्लू और रेड लाइट पड़ी थी वहाँ पे ज़्यादातर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए हैं। इससे पता क्या चलता है कि जहाँ ब्लू और रेड लाइट पड़ी थी वही पार्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ था, मतलब उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो ये ब्लू लाइट है और ये जो रेड लाइट है यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम भी मिला था। अगर पूछा जाता है विच एक्सपेरिमेंट डिफाइंड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। अभी जो एक्शन स्पेक्ट्रम में है इसी से एक रिलेटेड टर्म होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो देख लेते हैं क्या होता है बेटा। एक यहाँ पे ग्राफ बना रखे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन है बेटा, ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ फॉर क्लोरोफिल ए, ये वाला पार्ट, एंड ये जो है बेटा दिस इज़ फॉर क्लोरोफिल बी। अब यहाँ पे इन वेव्स जो भी ये ग्राफ आया इसकी कोई पीक्स आ रही है। एक पीक ये आ रही है, दूसरे की पीक यहाँ है, इसकी पीक यहाँ है और इसकी पीक यहाँ है। ठीक है, अलग अलग पीक आ रही है। अब बेटा पहले तो ये समझो कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखो एक्स एक्सिस पे आपको दे रखा है वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे दे रखा है ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, और ये ग्राफ अलग अलग पिगमेंट के लिए बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि किस वेवलेंथ पर किस पिगमेंट ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, उसी को जब आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को मार्क कर रखा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में यहाँ पर एक पीक आ रही है बेटा इस जगह पर, और ये रीजन कहीं ना कहीं ब्लू के पास होता है, और दूसरी पीक यहाँ बनी है जो कि ये रेड के पास है। ठीक है, तो ये दोनों ही पिगमेंट अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सी वेवलेंथ पे दिखा रहे हैं, ब्लू कलर वाली वेवलेंथ पे और रेड कलर वाली वेवलेंथ पे, है ना, यही हो रहा है। अब दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कौन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे या कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिखी है और वाई एक्सिस पे लिखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेज़र कैसे करोगे, ऑक्सीजन के अमाउंट को देखकर कि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, कम ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है तो कम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। सिंपल सी बात है ना। अब जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया कि किस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है तो हमें दो पीक्स देखने को मिल गए, और ये पीक इत्तेफाक से कहाँ ही बेटा ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट पर।
ठीक है। तो अगेन यही चीज़ है कि जो ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है वहीं पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मतलब उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और फिर जब हमने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ये इसके साथ बेटा किसको, एक्शन स्पेक्ट्रम को ओवरलैप करा, तो ऑल्दो इस ग्राफ में तो आपको सिर्फ क्या दिखा रखा है, सिर्फ क्लोरोफिल ए का दिखा रखा है। ये किसका ग्राफ है बेटा, क्लोरोफिल ए का है, ठीक है। ये किसका है, दिस इज़ फॉर एक्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रखा है, ठीक है। अब कहने वाली बात यह है, ऑल्दो एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ ओवरलैप करता है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ भी ओवरलैप करता है। कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों ही ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो दैट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द एब्जॉर्प्शन spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B overlaps with the action spectrum of photosynthesis, with the action spectrum, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ ये चीज़ ओवरलैप हो रही है। तो दैट वाज द एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, सिंपली किस वेवलेंथ पे कितनी लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देते हो, और किस वेवलेंथ पे कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको आप एक्शन स्पेक्ट्रम बोल देते हो, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो बेटा हम बात करते हैं फोटो सिस्टम्स की। अब आपने बोला कि ये जो पिगमेंट्स हैं वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे क्या सिर्फ पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो नहीं बेटा, आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और फोटो सिस्टम्स में प्रोटीन्स भी होते हैं और पिगमेंट भी होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है बेटा प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी जो फोटो सिस्टम है प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है। अब दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं आपके पास, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, PS1 एंड PS2, दो फोटो सिस्टम्स होते हैं। अभी जो कोई सा भी फोटो सिस्टम हो उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है, दूसरा होता है बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जिस इस तरीके जहाँ जैसे यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के पास रिएक्शन सेंटर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, साथ में आप आगे लगा देना बेटा 1, इसको आप बोल सकते हो LHC1, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। दूसरी तरफ फोटो सिस्टम 2 के पास भी उसका रिएक्शन सेंटर है, और क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस बार लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है बेटा, 2। अब जो रिएक्शन सेंटर है उसमें क्या है, तो बेटा रिएक्शन सेंटर में होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, चाहे आप फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन की सेंटर की बात करो चाहे 2 के, इसमें भी क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा बेटा, दो पार्ट होते हैं वैसे तो, एक को आप बोलते हो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और दूसरा होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन होते हैं और साथ में पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिलिन, ठीक है। ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी दो पार्ट्स होंगे बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स एंड, और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रोटीन। दो पार्ट है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में कौन कौन से पिगमेंट है, यहाँ पर बेटा क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है एंड ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। अब बेटा देखने में तो दोनों सेम लग रहा है, PS1 PS2 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो दिख नहीं रहा, क्योंकि कंपोनेंट तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है बेटा, डिफरेंस आता है रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पे। अगर आप रिएक्शन फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए की बात करो, रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए की बात करो, तो इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ये आता है 700 नैनोमीटर पे, इसलिए ही तो इसके रिएक्शन सेंटर को P700 बोलते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 2 की, तो बेटा फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा
ये आता है आपके पास 680 नैनोमीटर पे, तभी आप इसके रिएक्शन सेंटर को आप P680 बोल सकते हो। क्या बोलते हो बेटा? P680। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एनर्जी 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वही फोटो सिस्टम 2 के अंदर का क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर पे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अचीव कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा एक डायग्राम दिखा रखा है आपको एक फ़ोटो सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, ये फ़ोटोन्स दिखा रखे हैं, फ़ोटोन्स पड़े हैं पिगमेंट्स पे, और ये फिर एक के बाद एक अलग अलग पिगमेंट्स पे ट्रांसफ़र होते हैं। अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर पे। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर पे जब पहुँचते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और वो इलेक्ट्रॉन फिर कोई एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय सम एक्सेप्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेटा हम बात करें, मान लो हम PS2 की बात कर लेते हैं, तो बेटा ये है, दिस इज़ द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर को आप क्या लिखते हो बेटा? P680 लिखते हो, है ना। और इसके आसपास, इस रिएक्शन सेंटर के आसपास प्रेजेंट होंगे इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दीज आर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें प्रोटीन्स हैं और क्या है बेटा? पिगमेंट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स। और यहाँ पर कहीं लगा हुआ है इसका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इस पर लाइट आई, लाइट एनर्जी गिरी, फिर लाइट ट्रांसफ़र हुई और फिर कहाँ पहुँची? रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए ने जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करा तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा और अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है यहाँ पर भी। इसके अलावा बेटा हमने फ़ोटो सिस्टम्स की बात करी है, इन फ़ोटो सिस्टम्स की लोकेशन क्या होती है, तो देख लो कि बेटा मान लो अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में आपको ये रहा देखने को मिल रहा है थालाकोइड, ये रहा थालाकोइड, ये भी थालाकोइड, ये भी थालाकोइड, थालाकोइड थालाकोइड थालाकोइड। अब थालाकोइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने लगते हैं तो उसको ग्रेना बोल देते हैं, और दो थालाकोइड ग्रेना के थालाकोइड्स को जोड़ने का काम करता है स्ट्रोमा लेमेला। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, जो ये रेड कलर है वो उससे दिखा रहा हूँ PS2, और जो बेटा पर्पल कलर है उससे दिखा रहा हूँ PS1। ठीक है, तो सिंपल सा कन्वेंशन लेते हैं, दिस इज़ PS2 एंड पर्पल कलर इज़ फॉर PS1। PS2 कहाँ होता है और PS1 कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? देखो, जब आप PS1 की बात करते हो तो ये आपको दिखेगा स्ट्रोमा लैमेला पे और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, लेकिन जब आप PS2 की बात कर रहे हो तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम थाइलाकोइड के ऊपर ही बात कर ले, थाइलाकोइड पे तो दोनों पिगमेंट प्रेजेंट है ना। अभी थाइलाकोइड पर जो ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें भी कहाँ पर ये फोटो सिस्टम्स देखने को मिलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला स्पेस है इसको तो आप बोल देते हो ल्यूमेन, इसको आप बोलते हो ल्यूमेन, ये जो बाहर है इसको आप बोलते हो बेटा स्ट्रोमा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, स्ट्रोमल साइड पर प्रेजेंट होता है, दिस इज़ फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है ल्यूमिनल साइड पर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ठीक है, और आगे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी आएगी। तो बेटा आज के लिए या इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब हम मिलेंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।